हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएस एजुकेटर। इस चैनल पर आपको फिजिक्स के टॉपिक्स मिल जाते हैं जो कि बीएससी और एमएससी से रिलेटेड होते हैं। आपको एसएसटी के टॉपिक्स मिलते हैं। अगर आप किसी भी टेट, सीटेट, बीटेट, एचटेट का प्रिपरेशन करते हैं तो उससे रिलेटेड पेपर 2 जो कि एसएसटी का होता है उसका प्रिपरेशन कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस चैनल पर बने रहिए, अपना प्यार बनाए रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप उस टॉपिक का नाम कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है फिजिक्स का टॉपिक जो कि बीएससी और एमएससी में दोनों में आता है। वो है वेव गाइड। वेव गाइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीएससी एंड एमएससी बोथ कोर्सेज। तो वेव गाइड जो है वो बीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ये 8 मार्क्स में पूछता ही है और 4 मार्क्स में भी पूछ देता है, और एमएससी में कभी कभी ये 12 मार्क्स में भी पूछ देता है। तो इसलिए ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप देखिए कि क्या होता है वेव गाइड, और तो मैं इसे बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ कि वेव गाइड क्या होता है। तो वेव गाइड जो होता है इसको सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे, अ वेव गाइड इज अ हॉलो पाइप ऑफ इनफाइनाइट एक्सटेंट। वेव गाइड जो होता है वो बहुत ही लॉन्ग होता है, मीन्स उसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक है, और ये एक हॉलो पाइप की तरह होता है, ठीक है। तो इसके वेव गाइड के जो भी डेफिनेशन है उसे हम पॉइंट वाइज लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, waveguide is a hollow pipe of infinite extent. सेकेंड, हम क्या कह सकते हैं कि उसका प्रोपेगेशन जो होता है वेवगाइड में, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन होता है वो किधर होता है, अलोंग अ हॉलो कंडक्टिंग पाइप, ठीक है। जो पाइप की लेंथ होगी, जैसे ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक हमने पाइप बनाया है, तो प्रोपेगेशन जो होगा वो अलोंग द लेंथ ऑफ पाइप होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपेगेशन होगा, लेट ये जेड एक्सिस है, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स वाई जेड हो गया, ये 3 एक्सिस हो गया हमारा। तो ये लेंथ जो होगा, जो हॉलो पाइप का लेंथ होता है वो हम सपोज करके चलते हैं कि इसका जो कंडक्टिंग होगा, जो कंडक्टिंग इसका वॉल जो होता है ये कंडक्टिंग होता है, ठीक है। तो इसका प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो होगा वो अलोंग द लेंथ ऑफ पाइप होगा, और जो कि जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अलोंग अ कंडक्टिंग पाइप, अलोंग अ हॉलो कंडक्टिंग पाइप इज अ क्रॉस सेक्शन होगा जिसमें जो होगा यूनिफॉर्म अलोंग द इट्स लेंथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें प्रोपेगेशन जो होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे फ्लो करेगी, इसके अलोंग द लेंथ करेगी। और थर्ड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि ये जो वॉल होता है, ये दोनों साइड जो इसका वॉल है, वॉल ऑफ द इनफाइनाइट लॉन्ग पाइप इज कंडक्टिंग, इसका जो वॉल होगा वो कंडक्टिंग होगा, ठीक है, अलोंग द जेड एक्सिस। और हम क्या कह सकते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, हम ये कह सकते हैं कि इंटीरियर ऑफ वेवगाइड इज अ वैक्यूम, कि एक पाइप क्या होता है, पाइप में हम एक सिरे से दूसरे सिरे को हम देख सकते हैं, ठीक है। कोई पाइप लेंगे, इस साइड से देखेंगे तो उस साइड हमें दिखेगा, वो क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि ये एक वैक्यूम होता है, वो खाली जगह होता है, ठीक है। तो हम इसे पॉइंट्स में लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, द propagation of electromagnetic waves along a hollow along the hollow conducting pipe of
arbitrary cross section uniform along its length। ठीक है फ्रेंड्स, अब थर्ड पॉइंट हमने अभी क्या बताया कि वॉल जो होता है किसी भी वेवगाइड का, वो क्या होता है, कंडक्टिंग होता है। तो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि एग्जाम में अगर हम कोई भी डेफिनेशन पूछता है, उसे अगर हम पॉइंट वाइज बना के लिखेंगे, पॉइंट्स बना के लिखेंगे, तो उसके हमें ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। द वॉल्स ऑफ वेवगाइड are perfectly conducting। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि इसका इंटीरियर जो होता है, द इंटीरियर ऑफ वेवगाइड इज वैक्यूम। वेवगाइड इज अ वैक्यूम। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब इसमें जब हम वेवगाइड पढ़ रहे हैं तो इसमें हम ये भी जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा मीन्स वेव जो है वो किस फॉर्म में फ्लो कर रही है, किस फॉर्म में प्रोपेगेट कर रही है। तो वेवगाइड जो होता है वो किस वेवगाइड में क्या होता है कि इसमें जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ई एंड बी दोनों होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें एग्जिस्ट करेगा। तो आगे हम देखते हैं कि ये कैसे, इसका इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। जब यहाँ पर बात हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन की, तो उसमें ई एंड बी होगी। तो ईच कंपोनेंट ऑफ ई एंड बी मस्ट सेटिस्फाई वेव इक्वेशन विच इन वैक्यूम हैज डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो ई एंड बी होंगे उसके सारे कंपोनेंट जो है वेव इक्वेशन को फॉलो करने चाहिए, जो कि है वेवगाइड हम पढ़ रहे हैं तो इसमें वैक्यूम के फॉर्म में है, तो उसमें सारे उसके फॉर्म जो है वो उसको फॉलो करने चाहिए। तो हम ई और बी के कंपोनेंट को क्या लिखेंगे, वेव इक्वेशन में हम कैसे लिखते हैं, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर ई अपॉन कर्ली टी स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा वेव इक्वेशन होता है। किसी भी जब हम वेवगाइड की बात कर रहे हैं, किसी भी प्रोपेगेशन में जो हमारा वेव इक्वेशन होता है ये होता है। और डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर की वैल्यू होती है कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर। ठीक है, इसकी ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि ये तो हमारा हो गया ई कंपोनेंट के लिए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और करके, डेल स्क्वायर ई माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर ई अपॉन कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम मान लेते हैं ए ऑफ इक्वेशन 1 का ये ए पार्ट है। अब हम बी कंपोनेंट के लिए लिखते हैं। बी कंपोनेंट के लिए हम कैसे लिखेंगे वेव इक्वेशन, बी कंपोनेंट के लिए होगा डेल स्क्वायर बी माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर बी अपॉन कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, देन डेल स्क्वायर b माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर b अपॉन कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन b ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, these wave equations मैक्सवेल इक्वेशन एंड बाउंड्री कंडीशन को भी फॉलो करेगा। ठीक है, जो ये वेव इक्वेशन होगी इक्वेशन 1 का ए एंड इक्वेशन 1 का बी, वो जो होगा मैक्सवेल इक्वेशन और बाउंड्री कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, एज द वेव इज प्रोपेगेटेड अलोंग जेड एक्सिस, जैसा कि हमने बताया कि वेव जो है वो जेड एक्सिस में फॉर्म मीन्स जेड एक्सिस में प्रोपेगेट करेगी। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो हमारा 1 का ए वाला इक्वेशन है, ये वाला देख लीजिए, दिस इक्वेशन। ठीक है, डेल स्क्वायर ई माइनस म्यू नॉट
एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर ई अपन कर्ली टी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इसको मैक्सवेल जब ये फॉलो कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसके लिए हमें उसके सॉल्यूशन भी निकालने पड़ेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा 1 का ए का सॉल्यूशन हो जाएगा ई आर टी इज इक्वल्स टू ई एक्स वाई ई टू द पावर आयोटा के जी जेड माइनस आयोटा ओमेगा टी। ओके, दिस इज इक्वेशन ए। ऐसे ही बी के लिए निकालेंगे बी आर टी इज इक्वल्स टू बी क्या है एक्स वाई ई टू द पावर आयोटा के जी जेड माइनस आयोटा ओमेगा टी। दिस इज इक्वेशन बी। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर केजी जो है वो हमारा पैरामीटर है, ठीक है। ये भी रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है। जो यहाँ पर है जेड डिपेंडेंस ऑफ फील्ड है, जेड डिपेंडेंस ऑफ फील्ड है, तो द वेव इक्वेशन जो होगा वो रिड्यूस क्या हो जाएगा 2 डायमेंशनल फॉर्म में। यहाँ पर क्या है, हम जेड डिपेंडेंस है हमारा, क्योंकि ये जेड डिपेंडेंस है क्योंकि ये जेड एक्सिस में फोल्ड कर मीन्स प्रोपेगेट कर रहा है ऑफ फील्ड्स। तो हम आगे क्या कह सकते हैं, तो द वेव इक्वेशन रिड्यूसेस टू 2 डायमेंशनल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, कर्ली स्क्वायर ई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर ई प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू ई। दिस इज फॉर ई कॉम्पोनेंट, ठीक है। इसको हम या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ली स्क्वायर ई अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ई अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म इधर आ जाएगी माइनस के जी स्क्वायर, और दोनों का ई हम कॉमन ले लिए इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको हम ए मान लेते हैं। अब बी कंपोनेंट के लिए सेम ऐसे ही कर लें, कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर बी अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वेशन बी। एंड ये वाला हमारा क्या होगा, वो था सेकेंड, तो ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम एक नया हम एक ऑपरेटर लेते हैं, मीन्स नया हम क्या लेते हैं, दिस इज, ठीक है। ये एक ऑपरेटर लेते हैं किसी भी लैप्लेस ऑपरेटर को परफॉर्म करने के लिए, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो होता है लैप्लेसिंग ऑपरेटर को, जैसे लैप्लेस ऑपरेटर का क्या होता है, ये होता है, तो इसको हम ऐसे करते हैं। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती थी हमारी, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखिए क्या होती थी हमारी, ये होती है कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर। तो इसमें से अगर हम कर्ली जेड स्क्वायर को माइनस करते कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली जेड स्क्वायर, तो हमारा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा दिस। तो यहाँ पर हमारा 2 टर्म ही आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आएगा तो हम क्या लिख सकते हैं, कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे हम क्या लिखेंगे, ये जो इक्वेशन है हमारा कहाँ पे, ये हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 3 टेक्स द फॉर्म डेल, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो अब ये हो जाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, और दिस इज दिस अपॉन दिस। ई के लिए हम निकाल रहे हैं, सेकेंड में बी के लिए निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई अपॉन
बी, क्योंकि बाकी तो सारी टर्म्स कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया और ई अपॉन बी कर दिया और इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ मैक्सवेल्स कर्ल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस के लिए क्या होता है, फॉर फ्री स्पेस के लिए क्या होता है, मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है हमारा, मैक्सवेल इक्वेशन होता है कर्ल इज इक्वल्स टू होता है हमारा क्या था, कर्ली बी अपॉन कर्ली टी। ओके, दिस इज ए, और बी के लिए क्या होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली ई अपॉन कर्ली टी, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं डेल क्रॉस b is equals to 1 upon c square, this is equals to 1 upon c square and curly e upon curly t, this is b। ठीक है, तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 4 हो गया। अब हम आगे करते हैं, अब इसके जो है ये हमारा हो गया ई कंपोनेंट के लिए, ये हो गया हमारा बी कंपोनेंट के लिए। अब दोनों का जो है हम इसके भी कंपोनेंट्स निकालेंगे। ठीक है, इसके एक्स वाई जेड, इसके भी एक्स वाई जेड के लिए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं in terms of component, in terms of components। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। नाउ इट विल इक्वल्स टू ई कंपोनेंट के लिए जब हम निकालेंगे तो हमारा आएगा करली ई जेड अपॉन करली वाई माइनस करली ई वाई अपॉन करली जेड इज इक्वल्स टू क्या था हमारा, ये था। तो इसके एक्स कंपोनेंट के लिए हम सबसे पहले क्या कर ली, बी एक्स अपॉन कर ली टी। ऐसे ही बी वाई के लिए निकालेंगे, कर ली बी जेड अपॉन कर ली टी। नाउ ये हो जाएगा हमारा कर ली ई एक्स अपॉन कर ली जेड माइनस कर ली ई जेड अपॉन कर ली एक्स। ऐसे ये जेड है तो इधर आ जाएगा कर ली ई वाई अपॉन कर ली एक्स माइनस कर ली ई एक्स अपॉन कर ली वाई। ठीक है, इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन, ये क्या थी यहाँ पर, दिस इज इक्वेशन 6, नो दिस इक्वेशन वॉज इक्वेशन 6 एंड इसको हम मान लेते हैं 7a। अब हम बी कंपोनेंट के लिए निकालेंगे, तो बी कंपोनेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, बी कंपोनेंट के लिए हमारा था ये, तो हम लिखेंगे करली बी जेड अपॉन करली वाई माइनस करली बी वाई अपॉन करली जेड इज इक्वल्स टू दिस इज 1 अपॉन सी स्क्वायर करली ई एक्स अपॉन करली टी। हमने बी वाले टर्म को भी एक्स वाई जेड तीनों के फॉर्म में लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा अब इसको हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, नाउ करली अपॉन करली जेड इज इक्वल्स टू क्या हम लिखेंगे, आयोटा के जी एंड करली अपॉन करली टी को हम क्या लिखेंगे, आयोटा ओमेगा। ठीक है, तो 7a और 7b में दोनों में जहां पर करली z है वहां पर हम आयोटा के जी पुट कर देंगे और जहां पर करली t है वहां पर हम आयोटा ओमेगा कर देंगे। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर 7a का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, करली z है, इसे मैं दूसरे पेज पे करती हूँ, यहाँ पर दिखेगा नहीं आपको। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, तो हम क्या लिखेंगे, करली ई जेड अपॉन करली वाई। यहाँ पे करली अपॉन करली जेड को क्या लिखना था, आयोटा के जी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस आयोटा के जी, ये ई वाई हो जाएगा इज इक्वल्स टू करली अपॉन करली टी को हमें क्या लिखना था, आयोटा ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, माइनस आयोटा ओमेगा हमें पुट करना है करली अपन करली टी के प्लेस पे, तो माइनस माइनस प्लस
तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आयोटा ओमेगा बी एक्स। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ए। ऐसे ही हम सेकेंड वाले इक्वेशन के लिए करेंगे। तो करली नहीं, यहाँ पर अब आ जाएगा करली अपन करली जेड है, तो हमें आयोटा के जी करना है। आयोटा के जी हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ई एक्स और माइनस करली ई जेड करली वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है माइनस माइनस प्लस, तो आयोटा ओमेगा बी वाई। ऐसे ही हम बाकी का भी कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सब लिख लिया है कि मैंने ई कंपोनेंट के लिए भी लिख लिया और बी कंपोनेंट के लिए भी लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या करना था, सिंपली करली जेड अपन करली जेड के आगे आयोटा के जी और करली अपन करली टी के आगे माइनस आयोटा ओमेगा पुट करना था, तो हमने पुट कर लिया। अब आगे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग ऑफ बी वाई। ठीक है, बी वाई जो जैसे 8b का बी वाई। ठीक है, बी वाई की हम पहले वैल्यू निकालेंगे 8b से। ठीक है, इस बी वाई को हमें कहाँ पुट करना है, 9 के ए में, 9 इक्वेशन के ए वाले पार्ट में हमें यहाँ पर पुट करना है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड पहले हम बी वाई की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से, उसके बाद हमें यहाँ पर पुट करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से बी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 8a से बी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद इस बी एक्स की वैल्यू को हमें 9 के बी में यहाँ पर पुट कर देना है। ठीक है, क्या करना है, बी वाई की वैल्यू फ्रॉम 8b, पुट बी वाई फ्रॉम 8b इन इक्वेशन 9a एंड बी एक्स फ्रॉम 8a इन 9b। ठीक है, तो सबसे पहले हम बी वाई की वैल्यू निकालते हैं। बी वाई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बी वाई की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे करली बी जेड। जब हम देखेंगे तो बी वाई की वैल्यू हमारी निकलेगी आयोटा के जी एक्स सॉरी, तो बी वाई की वैल्यू हमारी निकलेगी आयोटा के जी ई एक्स करली ई जेड अपॉन करली एक्स और इसके पूरे में हो जाएगा आयोटा ओमेगा। ठीक है, ये हमारी बी वाई की वैल्यू निकली। अब इस बी वाई की वैल्यू को हमें कहाँ पुट करना है, इस वाले इक्वेशन में 9 के 8 में। ठीक है, तो इसको इस बी वाई पुट बी वाई इन 9a। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा करली बी जेड अपॉन करली वाई माइनस आयोटा के जी और ये हो जाएगा इसकी वैल्यू आयोटा के जी ई एक्स माइनस करली ई जेड अपॉन करली एक्स अपॉन में आयोटा ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन सी स्क्वायर ई एक्स। ठीक है, इसको सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं करली बी जेड अपॉन करली वाई प्लस ये वाला के जी इधर आ जाएगा, तो के जी अपॉन ओमेगा करली ई जेड अपॉन करली एक्स। ठीक है, नाउ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, के जी अपॉन ओमेगा और ये वाली इधर आ गई। अब इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा आयोटा के जी स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा अपॉन सी। ठीक है, और ये वाला ई एक्स बाहर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम यहाँ से ई एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ई एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, आयोटा कॉमन लेंगे तो आयोटा ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, इधर से के जी करली ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस के जी स्क्वायर, तो के जी इधर बचा और बचा करली ई एक्स अपॉन करली एक्स माइनस ओमेगा और करली बी जेड अपॉन करली वाई। ठीक है,
तो ये जो है हमारा इक्वेशन 10 बन गया, जिसमें हमने EX की वैल्यू निकाल ली। सिमिलरली अब BX की वैल्यू 8A में जो BX की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, उस BX की वैल्यू को हम 9 के B में पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसकी जब हम ये, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इस जब हम पुट करेंगे तो हमें EY मिलेगा। तो EY की वैल्यू क्या आएगी, सिमिलरली जैसे EX की वैल्यू आई थी वैसे ही हमारी EY की भी वैल्यू आएगी। तो आप सिमिलरली करके EY की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस KG स्क्वायर, इधर हो जाएगा KG करली EX अपॉन करली Y माइनस ओमेगा करली BZ अपॉन करली X, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 11। अब जो है हम क्या करेंगे, सिमिलरली अब EX और EY की जो, जैसे हमने यहाँ पर क्या किया था पहले कि इसमें से हमने क्या किया, 8A से BX निकाल करके हमने 9 के B में पुट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने BY निकाल करके 9 के A में पुट कर दिया। तो जैसे हमने इसमें BX और BY एलिमिनेट किया था, वैसे ही अब हम EX और EY एलिमिनेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नाउ eliminate EX and EY। तो हमारे पास क्या, then we get BX and BY। तो आप इस वैल्यू को ना याद कर लीजिएगा, क्योंकि इतना सॉल्व करना है पेपर में थोड़ा टाइम वेस्टिंग लगता है। तो BX की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, आयोटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस KG। ये सिमिलरली मतलब थोड़ा थोड़ा इक्वल्स टू E और B कंपोनेंट, EX और EY के कंपोनेंट के तरह ही इक्वल होता है। इधर आ जाएगा KG करली BX, यहाँ पर ऊपर में X नहीं आएगा, Z के लिए आएगा, क्योंकि हम Z कंपोनेंट निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही 10th इक्वेशन और 11th इक्वेशन में भी Z कंपोनेंट के लिए निकाल रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा करली BZ अपॉन करली X माइनस ओमेगा अपॉन C स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि B वाले में हमारा 1 अपॉन C स्क्वायर आ रहा था स्टार्टिंग से। तो ये हो जाएगा करली EZ अपॉन करली Y, ठीक है। दिस इज इक्वेशन 12। अब ऐसे ही Y कंपोनेंट के लिए निकालेंगे। Y कंपोनेंट के लिए जब निकालते हैं तो आयोटा अपॉन ओमेगा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस KG स्क्वायर, और इधर आ जाएगा KG करली BZ अपॉन करली Y, और ये हो जाएगा प्लस में ओमेगा अपॉन C स्क्वायर करली EZ अपॉन करली X। दिस इज इक्वेशन 13, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम स्टार्टिंग में जो हमारा इक्वेशन आया था उसमें हम पुट करें। उस इक्वेशन को हम फिर से लिख सकते हैं, ये हमारा EZ प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन C स्क्वायर माइनस KG स्क्वायर, EZ इज इक्वल्स टू 0। इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 14, ठीक है। ये क्या है, हमारा बाउंड्री कंडीशन है। 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन जब हम निकालते हैं तो अगर हम EZ कंपोनेंट के लिए निकालेंगे तो ये हमारा बाउंड्री कंडीशन निकलेगा, ठीक है। अब जो क्या होगा, अब इसमें टेंजेंशियल कंपोनेंट निकालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इक्वेशन, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट इक्वेशन आप याद कर लीजिएगा फाइनल रिजल्ट, क्योंकि एग्जाम्स में रिजल्ट का सही होना बहुत जरूरी है। तो ये EX, EY, BX और BY, ठीक है, इन चारों इक्वेशन को आप याद कर लीजिएगा। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये हो जाएगा, और इसे रटना नहीं है बिल्कुल भी, इसे समझ के करना है, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसके जो है बाउंड्री कंडीशंस जब हम अप्लाई करेंगे तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E शुड वैनिश, ठीक है। E कंपोनेंट का जो होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट वो वैनिश कर जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, BZ S इज इक्वल टू 0, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी क्या होता है, सरफेस पर नॉर्मल कंपोनेंट जब हम ये करेंगे तो नॉर्मल के लिए हो जाएगा बी एन और एच इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऑन द सरफेस क्या आएगा हमारा बी, क्योंकि बी कंपोनेंट के लिए करना है एक्स वाई ई टू द पावर आयोटा के जी जेड माइनस आयोटा ओमेगा टी इंटू एन, एन इज फॉर नॉर्मल वेक्टर एस इज इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, तो कंडीशन हमें जब हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, फोन कर ली एन, क्योंकि हम एन कंपोनेंट में हमारा वेव प्रोपेगेट कर रहा था, ठीक है। दिस इज द बाउंड्री कंडीशंस का इक्वेशन, ठीक है। इसको हम क्या लिख देते हैं, दिस इज इक्वेशन 15 और दिस इज इक्वेशन 16, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फ्रेंड्स, हमने इसमें क्या किया, वेव गाइड पढ़ा कि इंट्रोडक्शन क्या क्या होता है, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स हमने फाइंड किए जो कि है हमारा ई एक्स ई वाई। हमने कौन कौन से कंपोनेंट फाइंड किए, ई एक्स ई वाई बी एक्स बी वाई, ठीक है। अब जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, और इसके मोड्स हम करेंगे ट्रांसवर्स मैग्नेटिक और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के पर हम आगे वीडियो बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियोस जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच।